कैसे हैं दोस्तों आप लोग। दोस्तों आज मैं आप लोगों को बताने वाला हूँ सीएनसी मशीन के जो मेन पार्ट्स होते हैं ना, वो पार्ट्स का नाम क्या है, इनका काम क्या है और ये मशीन में कहाँ पे है, इस पे हम लोग एक करने वाले हैं। ठीक है, तो आज हम लोग पहले समझते हैं कि पार्ट्स मशीन में काम क्या करते हैं। ठीक है दोस्तों, इस पार्ट्स में हम लोग स्टार्ट करते हैं। ये आप चाहें तो इसको नोट करके भी रख लें, एक एक करके हम लोग समझते हैं। ये पहला पार्ट है दोस्तों चक, ठीक है ना। तो ये चक जो है पहला पार्ट, ये मशीन में इसका काम क्या है, वर्क। आप लोगों को, बहुत सारे लोगों को पता भी होगा, क्योंकि जो हमारा चैनल है ना, उस पर बहुत सारे प्रोग्रामर भी हैं, सेटर भी हैं। तो आपको लगेगा कि ये मैं क्यों शुरू कर दिया, बट हमारे चैनल पे कुछ नए लोग भी जुड़ रहे हैं जिनका ये है कि सर ये बता दो। तो ठीक है, प्रोग्रामिंग तो चलती रहेगी, बीच बीच में मैं उसका नया नया कोई भी टॉपिक आएगा तो लाऊंगा। बट मैं चाह रहा था कि जो अगर न्यू लर्नर्स हैं ना, जो बिल्कुल बिगिनिंग में हैं, तो उनको भी कुछ अच्छा चीज़ें मिल सके। तो उस कड़ी में हमने ये शुरू किया कि मेन पार्ट क्या है मशीन के, ये हम लोग समझे। तो चक का जो काम है ना दोस्तों, ये चक क्या करेगा कि जो भी आपका कंपोनेंट है, कंपोनेंट ना, अगर कोई बिल्कुल फ्रेशर है तो कंपोनेंट्स का मतलब वर्क पीस या जॉब। हम लोग मशीन पे जो भी पार्ट्स बना रहे हैं ना, उसको हम लोग कंपोनेंट्स कह लेंगे, वर्क पीस कह लेते हैं, ठीक है ना। जॉब भी कई बार बोलते हैं। तो इसका जो काम है वो कंपोनेंट को क्लेम डिक्लेम करना, क्लेम करेगा और डिक्लेम कर देगा, समझे, पकड़ेगा और छोड़ेगा, एक काम ये है। और दूसरा इसका काम है कि उसको रोटेट कराना, जॉब को या कंपोनेंट को रोटेट कराना, रोटेट कराना मशीन में। ये हम लोग देखेंगे प्रैक्टिकली, तो लेफ्ट साइड में लगा रहता है। कुछ मशीनें ट्विन हेड आती हैं, तो उसमें दो चक भी हो सकता है, नहीं तो जो ज़्यादातर मशीनों में ये लेफ्ट साइड में लगा रहेगा। इसका काम है जॉब को पकड़ेगा, छोड़ेगा, और दूसरा काम उसको घुमा देगा। जितना भी प्रोग्राम में आरपीएम हम लोग देंगे, उतने आरपीएम पे ये उसको घुमा देता है। ये जो चक है, इस पर मैं चाह रहा था थोड़ा डिटेल में हो जाए तो अच्छा है। चक का जैसे आप देखेंगे ना टाइप, तो ये टू जा हो सकता है, टू जा चक। टू जा का मतलब समझ रहे हैं आप, टू जा होता है जो जॉब को दो जगह से पकड़ता है, तो टू जा चक। थ्री जा चक, थ्री जा चक है ना। ये फोर जा, फोर जा चक। तो ये मोस्टली तो ये टू जा, थ्री जा, फोर जा होगा, बट अगर स्पेशल ऑर्डर पे कोई बनवाए तो ये फाइव जा, सिक्स जा भी हो सकता है, ठीक है। लेकिन ज़्यादातर जो हम यूज करते हैं वो थ्री जा चक होता है, ठीक है दोस्तों। थ्री जा का मतलब क्या है कि ये किसी कंपोनेंट को तीन जगह से पकड़ेगा। अगर हम लोग ऐसा समझे ना कि इस टाइप से अगर कोई हमारा चक है, तो वहां पे तीन जा में यहाँ पे तीन जबड़े होंगे, ऐसा। एक ये हो गया और एक ये जबड़ा हो गया और एक ये हो गया। थ्री जा चक का मतलब उसमें ये जो जा है वो किसी जॉब को तीन जगह से होल्ड कर सकते हैं, इसको हम लोग बोलते हैं थ्री जा चक। और जो दो है, दो जा और फोर जा, ऐसा। क्लियर है दोस्तों, ये चक का टाइप हो गया। दूसरा क्या होता है कि हम लोग चक में साइज देखते हैं कि कई बार क्वेश्चन रहता है ये किस साइज का चक है, या हम जो यूज कर रहे हैं वो किस साइज का है। तो साइज में अगर हम लोग देखेंगे तो साइज में हम लोग लेते क्या है, वो आता है चक का डायामीटर। समझ रहे हैं, अगर ये चक है
तो इसका ये डायामीटर कितना है, अगर हम इसको नापे ना, मान लीजिए ऐसा, तो ये डायामीटर कितना है, ये डायामीटर के हिसाब से हम लोग समझें कि ये डायामीटर 150 का हो सकता है, 165 mm का हो सकता है, 200 का हो सकता है, 250 का हो सकता है, ठीक है ना, ये 300 का हो सकता है। ये डायामीटर का सिंबल है, आप इसको लिखें या ना लिखें, बट ये 150, 165 या 200 है, वो एक्चुअल में इसका डायामीटर है। तो हम लोग जनरली कौन सा यूज होता है, ये 150 और 200 का। अब ये क्यों यूज करते हैं आप समझे, तो यूं समझ सकते हैं कि जो छोटा चक है उसको हम लोग ज़्यादा आरपीएम पे घुमा सकते हैं, और जितना बड़ा चक होता जाएगा उतना ही उसकी आरपीएम कम होती जाती है। बट ये जो 200 या 165 है, ये एक एवरेज होता है, इसमें छोटा जाब भी पकड़ लेते हैं और थोड़ा बड़ा है तो भी पकड़ लेते हैं। अब अगर कोई जाब भी बहुत बड़ा है तो उसके लिए तो चक का साइज भी 250, 300, 500 और भी बड़ा हो सकता है, ठीक है ना। तो ये चक का साइज होता है जिसको हम लोग अलग अलग साइज के चक को यूज करते हैं, ठीक है दोस्तों। तो ये एक संक्षिप्त विवरण था चक के बारे में। मैं ना प्रैक्टिकली भी बनाऊंगा इसको इसी में, या इसका पार्ट 2 कर दूंगा, तो इसको मैं मशीन पे दिखाऊंगा कि ये कैसे वर्क कर रहा है एक एक पार्ट को, ठीक है। तो ये है चक। दूसरा पार्ट जो है हमारा वो है टेल स्टॉक। तो टेल स्टॉक का जो काम है, इसका जो वर्क है टेल स्टॉक का, ये क्या है कि अगर कोई बड़ा जाब है ना, हम लोग कह सकते हैं लंबे जाब को या कंपोनेंट को, लंबे जाब को क्लेम डी क्लेम करता है, सपोर्ट करता है। क्लेम भी होता है, बट हम यूं कह लें कि ये सपोर्ट करता है। तो बड़े या लंबे जाब को सपोर्ट करना होता है। जैसे अगर हम लोग ऐसा कोई जाब देख रहे हैं, ऐसा मान लीजिए, तो अभी क्या होगा कि अगर इस पे मशीनिंग करेंगे तो जैसे टूल यहाँ आएगा ऐसा कटिंग, तो ये नीचे को बेंड होने की टेंडेंसी रहेगी। बट टेल स्टॉक अगर यहाँ सपोर्ट कर लेगा तो फिर ये बेंड नहीं होगा और वाइब्रेशन वगैरह भी नहीं आएगी। तो ये लंबे जाब को सपोर्ट करता है। अगर हम लोग देखें ना, ये टेल स्टॉक कुछ यूं बना होता है ऐसा मशीन में, है ना, इस टाइप से एक पार्ट होता है जिसमें यहाँ पे ये पूरे पार्ट को, इसको हम लोग बोलते हैं रिवॉल्विंग सेंटर। रिवॉल्विंग सेंटर। यहाँ पे एक और भी पार्ट है इसी में, अगर थोड़ा सा इसको मैं मॉडिफाई कर दूं तो आपको इसी में मैं दिखा दूं उसको, है ना, ऐसा कुछ। तो ये पार्ट जो है, ये इसको बोलते हैं रैम, और ये तो टेल स्टॉक की बॉडी हो गई। तो ये जो रिवॉल्विंग सेंटर है ना, ये कोई भी वर्क पीस को राइट साइड से सपोर्ट करता है। इसका काम जाब को सपोर्ट करना है। दूसरा इसका काम क्या हो सकता है कि कोई सेंटर टू सेंटर जाब बनाना है ना, सेंटर टू सेंटर जाब बनाना है, तो उसको भी ये सपोर्ट करेगा एक तरफ से। तो हम लोग बड़ा आराम से इससे जाब को बना सकते हैं। इसके अंदर बेयरिंग्स होती है, और जितने आरपीएम पे आपका वर्क पीस घूमेगा उतने आरपीएम पे ये रिवॉल्विंग सेंटर में जो आगे है ना पूरा, ये तो फिक्स है। ये जो आगे दिख रहा है, ये इसको क्विल बोलते हैं या बुलेट भी बोलते हैं, जो अलग अलग साइज या टाइप की होती है, जिसको हम लोग कंपोनेंट के हिसाब से बदल भी सकते हैं। ठीक है दोस्तों, तो ये रिवॉल्विंग सेंटर्स और टेल स्टॉक हो गए। अगर तीसरा देखें तो ये है टरेट। अभी हम लोगों ने क्या पढ़ लिया, एक तो चक ये जाब को क्लेम डिक्लेम करता है और घुमा देता है। टेल स्टॉक
जाब को ही या कंपोनेंट को सपोर्ट करता है, बड़ा जाब है तो। टेल स्टॉक क्या करता है कि ये टूल को होल्ड करता है, इसका काम है टूल को होल्ड करना। आपने देखा होगा कि टरेट में एक साथ कई सारे टूल बांधे जाते हैं और जो भी जरूरत के टूल हैं उसको इंडेक्स करके टरेट पोजीशन में ला देती है। तो टरेट का काम है टूल को होल्ड करना तथा इंडेक्स करके पोजीशन में लाना। क्योंकि आपने देखा होगा कि एक टरेट में ज्यादातर 8 टूल की टरेट होती है, 12 की भी हो सकती है, 16 की भी हो सकती है। बट जो टूल वर्किंग करने वाला होगा, जिस टूल से कटिंग करेंगे, तो टरेट क्या करते हैं कि प्रोग्राम में जो टूल आपने लिखा होगा टरेट उसको घुमा के सामने ला देगी, फिर वो टूल वर्किंग करेगा। तो टरेट का जो मेन काम है वो टूल को होल्ड करना तथा इंडेक्स करके पोजीशन में लाना। आप अगर देखते होंगे तो ये कुछ इस टाइप से आगे जो दिखता है ना, ये टरेट का डिस्क होता है और यहाँ पे टरेट की बॉडी होती है। तो ये जो डिस्क है ये इसको बोलते हैं डिस्क, तो इसी के अंदर टूल बंधे होते हैं। तो जो टरेट का टूल होल्डिंग कैपेसिटी है ये 8 टूल की हो सकती है, 12 टूल की हो सकती है, 16 टूल की हो सकती है। ज़्यादातर जो यूज होती है वो 8 टूल की टरेट यूज होती है। हम लोग मशीन में एक साथ 8 टूल बांध सकते हैं। कई बार हम वर्क करने के टाइम कंपोनेंट के हिसाब से कोई 2 ही टूल यूज होता है या एक ही टूल होता है, बट इसकी जो कैपेसिटी है वो 8 टूल की है और हम लोग 8 टूल इसमें होल्ड कर सकते हैं। ठीक है ना। इसको मैं जब प्रैक्टिकली दिखाऊंगा तो आप और भी अच्छे से देख लेना। अगला पार्ट है ये फुट स्विच। फुट स्विच, फुट स्विच का मतलब समझ रहे, फुट का मतलब हो गया पैर। तो ये एक ऐसा स्विच है जो पैर से ऑपरेट होता है। तो फुट स्विच का काम क्या है कि ये चक और टेल स्टॉक है ना, चक और टेल स्टॉक को क्लैंप या डी क्लैंप, क्लैंप ऑब्लिक डी क्लैंप कराना। ये करता नहीं है, स्विच है ना, तो ये तो स्विच है तो ये काम कराएगा। जैसे अगर हम लोग अभी पंखे का स्विच ऑन कर दे तो पंखा चलेगा, तो चलना काम तो पंखे का है, बट स्विच का क्या काम है, उसको चला देना। ऐसे ही हम लोग जो ये फुट स्विच है ये 2 रहेंगे मशीन में, ये 2 रहता है, 0 2 रहेगा। एक तो हो जाएगा आपका चक के लिए और दूसरा हो जाएगा टेल स्टॉक के लिए। चक वाले को दबाएंगे तो ये जाब को ऐसा क्लेम डी क्लेम करेगा, और टेल स्टॉक वाले को दबाएंगे तो ये उसको फॉरवर्ड और रिवर्स है ना, चक को, या जैसे मैंने बोला ना टेल स्टॉक को क्लेम डी क्लेम कराना। क्लेम डी क्लेम का मतलब क्या है कि जब ये आगे जाएगा तो क्लेम करेगा और पीछे जाएगा तो डी क्लेम करेगा। तो ये काम है टेल फुट स्विच का, क्लेम डी क्लेम कराना। और ये 2 होते हैं, कई बार अगर आपने देखा होगा तो ये मशीन में कुछ ऐसा लगा रहेगा है ना, इस वायर लगा रहता है और यहाँ पे कुछ यूं है। तो ये तो समझिए दोस्तों कि इसका बेस है और यहाँ पे थोड़ा सा ये टेपर में भी रहता है ऐसा। स्विच जो रहता है वो यहाँ पे होता है, ये जो है यहाँ ये स्प्रिंग लोडेड होता है, तो ये एक्चुअल में स्विच है। और ये ऊपर जो दिख रहा है ये कवर है। तो कई बार अगर किसी को पता नहीं, वो फुट स्विच में इसी पे पैर रख के दबाने लगेगा। तो ये कवर है, ये बेस है। स्विच जो है इस कवर और बेस के बीच में है। इसको दबाएंगे, अगर ये टेल स्टॉक का है आपने दबाया तो टेल स्टॉक बाहर आ जाएगा, दोबारा इसी को दबाएंगे वो अंदर चला जाएगा। या अगर चक का है तो एक बार दबाएंगे तो चक डिक्लैंप हो जाएगा और दोबारा इसी को दबाएंगे तो चक क्लैंप हो जाएगा। ये बड़ा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है और 2 रहता है, आपने देखा भी होगा। ठीक है ना।
उसके बाद हम लोग देखते हैं हाइड्रोलिक टैंक को। हाइड्रोलिक टैंक दोस्तों, इसका काम क्या रहता है मशीन में कि इसका काम है हाइड्रोलिक प्रेशर बनाना, डेवलप करना। ये हाइड्रोलिक का प्रेशर बनाएगा, सिंपल। अब ये हाइड्रोलिक का प्रेशर बनाएगा तो ये हाइड्रोलिक का प्रेशर मशीन में यूज कहाँ होता है? एक तो होता है चक में यूज होगा, दूसरा टेल स्टॉक में यूज होगा, तीसरा कुछ मशीनों के टरेट में भी यूज होगा, कुछ में, सब में नहीं होगा। तो हाइड्रोलिक टैंक को ना हम लोग पावर पैक भी बोलते हैं, आपने सुना होगा पावर पैक। तो पावर पैक का मतलब वही है कि इस प्रेशर यहीं पे डेवलप होगा और वो प्रेशर चक में और टेल स्टॉक या टरेट में यूज होता है। क्योंकि जैसे आपने फुट स्विच दबाया तो फुट स्विच तो उसको चक को इंफॉर्मेशन दे दिया कि भाई ठीक है क्लेम करना है, बट ये चक ऑपरेट होगा, बट उसके पीछे जो पावर आएगी वो कहाँ से आएगी? हाइड्रोलिक टैंक से आएगी, समझ रहे? क्योंकि हाइड्रोलिक टैंक से ही वो प्रेशर किसी जाब को पकड़ेगा छोड़ेगा तो वो प्रेशर है। तो जो चक है ये क्लैम डिक्लैम्प होता है, फुट स्विच उसको कराता है, बट जो ये हो रहा है इसके पीछे जो पावर है वो है प्रेशर, और वो हाइड्रोलिक का प्रेशर है। तो हाइड्रोलिक टैंक का काम है प्रेशर बनाना। ये लगभग मशीन में आप मान के चले कि 30 से 40 kg पर सेंटीमीटर स्क्वायर का प्रेशर बनाता है। और ये प्रेशर को हम लोग अलग अलग तरीके से यूज करते हैं। इसमें एक पार्ट है ना प्रेशर सेटिंग गेज, तो वही काम करता है कि भाई कब हमें किस पार्ट में कितना प्रेशर यूज करना है वो हम लोग सेट करके और यूज कर लेते हैं। तो सिंपल हाइड्रोलिक टैंक आप देखेंगे दोस्तों तो ये ऐसा मुझे लगता है 50-60 लीटर का एक टैंक है, और इसके अंदर जो ऑयल भरा रहता है वो ऑयल का नाम ही है हाइड्रोलिक ऑयल, और इसका अलग अलग ग्रेड भी होता है। अगर हम लोग सर्वो का ग्रेड यूज करें तो सर्वो 68 नंबर का ये ऑयल होता है जो इसके अंदर फिल होता है। और ये जो ऑयल है ये रिसाइकल होता है, ये मतलब चलता रहता है, कम नहीं होगा। अगर इसको हम लोग क्लीन रखें, इसका जो टैंक में कैप वगैरह है अगर वो प्रॉपर बंद है तो ये डस्ट वगैरह नहीं जाता है, तो ये काफ़ी लंबे दिन टाइम तक ये चलेगा। और अगर कहीं कोई लीकेज नहीं है तो आप समझें कि इसको काफ़ी लंबे टाइम तक चलाते हैं। अब कुछ मशीनों में क्या होता है कि जब ये प्रेशर है ना 30 से 40 kg का, तो जब ये 24 घंटे चलती है तो ये ऑयल गर्म हो जाता है। ऑयल गर्म होगा तो क्या होगा कि फिर ये प्रेशर ड्रॉप होता है, तो ड्रॉप होगा तो ये 30-40 के बजाय हो सकता है कि 25-30 पे आ जाए। लेकिन अब जो हाइड्रोलिक टैंक है उस पर अलग से यहाँ पे चिलर यूनिट लग के आता है, मैं दिखाऊंगा आपको। तो जब चिलर यूनिट के साथ में हाइड्रोलिक टैंक है तो वो तेल गर्म ही नहीं होता है। गर्म ही नहीं होगा तो ये लगातार आप 24 घंटे भी क्या वो चलती हैं सीएनसी मशीनें, तो ये प्रेशर ड्रॉप नहीं होता है और ये चलता रहता है। हाइड्रोलिक टैंक पे अलग से एक पार्ट होता है, ऐसा आपने देखा होगा कभी, गोल सा गुब्बारे जैसा, वो इकोनोमाइजर बोलते हैं उसको। और कई बार जब पावर चली भी जाती है तो भी आपका हाइड्रोलिक टैंक तो बंद हो गया, लेकिन आप देखते हैं कि फिर भी जो पार्ट को ये क्लेम किया हुआ है वो छूटता नहीं है, तो उसमें प्रेशर स्टोर रहता है। वो पावर चले भी गई तो भी जो जिस जाब को क्लेम किया हुआ है वो क्लेम ही रहेगा, वो छूटेगा नहीं, गिरेगा नहीं। तो हाइड्रोलिक टैंक भी एक बड़ा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है, ठीक है ना। तो हम लोगों ने अभी चक को समझ लिया, टेल स्टॉक को, टरेट को, फुट स्विच को, हाइड्रोलिक टैंक को। उसके बाद मैं देखूं जरा, ज़्यादा लंबी तो वीडियो नहीं हो रही है तो मैं 2 पार्ट में इसको बना दूंगा, है ना। लगभग ये 15-20 मिनट की हो गई, तो एक अगला पार्ट में इसी का बना दूंगा जिसमें हम ये लुब्रिकेशन टैंक, कूलेंट टैंक, प्रेशर, ये नेक्स्ट में ले लेंगे।
ठीक है ना दोस्तों। तो आज हम लोग इसको यहीं पे क्लोज करते हैं।